चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ते हैं मानव शिश्न, ह्यूमन पेनिस। तो मानव शिश्न क्या होता है? तो यह मैथुनांग है जो मैथुन क्रिया के समय यह अंग भाग लेता है। यह नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम तंत्र का एक अंग है जिसे हम मानव शिश्न कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। शिश्न नर जनन अंग में मैथुन अंग होता है। यह वृषण कोषों के बीच में उदर से लटका हुआ एक लंबा बेलनाकार उथनशील तथा संवहनीय मैथुन अंग होता है। इसको समझेंगे हम लोग। देखिए, ये जो फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शिश्न की लंबवत काट की संरचना है। इसमें निम्न प्रकार के ऑर्गेन्स या फिर इसका भाग दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये शिश्न है और यह नर का जो है जनन अंग होता है, मैथुन के समय भाग लेता है, इसलिए मैथुन अंग भी कहते हैं इसको। यह दोनों वृषण के, मतलब यहाँ भी वृषण लटका हुआ होता है, यहाँ भी वृषण लटका हुआ होता है, दोनों के बीच में उदर गुहा से लटका हुआ एक बेलनाकार संरचना होता है। यह उत्थानशील होता है, यानी कि उत्तेजन के समय ये जो है कड़क हो जाता है, लंबा हो जाता है, मोटा भी हो जाता है, तथा संवहनीय मैथुन अंग है। संवहनीय मैथुन अंग का मतलब ये हुआ कि इससे विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो है सेक्रेशन भी होते हैं और इसमें संवहन भी होते हैं। जैसे मान लीजिए मूत्राशय से मूत्र भी बाहर निकलता है, तो यह संवहन का कार्य करता है, मूत्र को वाहक का कार्य करता है, मतलब बाहर निकालने का भी कार्य करता है। इसी तरह से स्पर्म को भी जो है ये बाहर निकालने का कार्य करता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो जो शिश्न नर जनन अंग होता है, यह बेलनाकार होता है, लंबा होता है, उत्थानशील तथा संवहनीय अंग होता है। ये नर से जनन संबंधित अंग है। चलिए इसको आगे समझते हैं। इसको एक महीन त्वचा ढका रखता है। शिश्न को 3 भागों में बांटा जाता है। देखिए, ये जो आपका जो शिश्न है, ये शिश्न ढका होता है, एक पतला त्वचा से ढका होता है, ठीक है। और शिश्न को जो है हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग में बांट सकते हैं? तो शिश्न का शिश्न रूट, यानी कि शिश्न मूल कहते हैं इसको। ये यहाँ से जहाँ से शुरू हो रहा है उसको शिश्न मूल कहते हैं। तो ये शिश्न मूल भाग हो जाएगा जहाँ से शिश्न जुड़ा होता है, तो ये शिश्न मूल भाग कहलाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद दूसरा जो इसका भाग होता है शिश्न काय होता है, यह मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग जो है पूरा शिश्न काय इसका बॉडी कहलाता है। और जो इसका तीसरा भाग होता है वो शिश्न मुंड कहलाता है। ये आगे वाला जो गोल सा संरचना जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको शिश्नाग्र भी कहते हैं, माने शिश्न का आगे वाला भाग भी इसको कहते हैं। देखिए, और ये जो आपको जो कटिंग भाग ये दिखाई दे रहा है जहाँ से गोलार्ध बना हुआ है, ये गोल भाग बना हुआ है, तो इस यहाँ जहाँ शुरू हो रहा है गोलार्ध, इस भाग को शिरोबंध कहते हैं। यानी कि 3 भाग इसमें पाए जाते हैं, शिश्न मूल, शिश्न काय और शिश्न मुंड, 3 भाग इसमें पाए जाते हैं। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, शिश्न मूल है, अभी मैं बताया था मूत्र जनन तंतु पथ से जुड़ा हुआ एक शिश्न का समीपस्थ भाग होता है। दूसरा होता है शिश्न काय, शिश्न का पूरा लंबा वाला भाग होता है, उसका पूरा शरीर भाग होता है। तीसरा होता है शिश्न मुंड, शिश्न का शिखर अग्र भाग, अर्थात ये आगे वाला भाग होता है इसका। फिर देखिए हम मूत्र जनन पट पाया जाता है, यहाँ पे मूत्र जनन पट पाया जाता है, शिश्न बल्ब के पास मूत्र जनन पट पाया जाता है। तो यहाँ पे यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, पट के पास से शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ ये क्या कहलाता है? तो पहला कहलाता है आपका शिश्न मूल, दूसरा कहलाता है शिश्न काय, अर्थात पूरा संपूर्ण भाग कहलाता है। और तीसरा होता है शिश्न मुंड, ये आगे वाले भाग को शिश्न मुंड कहते हैं। चलिए शिश्न के संरचना के बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं कि शिश्न का संरचना किस प्रकार से होता है। तो चलिए, अगर वीडियो देखने वाले यदि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो हमारे वीडियो को पहले सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और आगे चलते हैं हम लोग। शिश्न के ऊपर एक पतला आवरण रहता है। तो ये शिश्न है और शिश्न के ऊपर एक पतला आवरण रहता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक पतला आवरण रहता है। आप लोग समझ रहे होंगे, हमें विश्वास है कि समझ में आ रहा होगा। तो शिश्न के ऊपर एक पतला आवरण पाया जाता है जिससे शिश्न ढका रहता है। पूरी तरह से शिश्न क्या होता है, ढका रहता है। ये शिश्न मुंड भी ढका रहता है। कुछ दिनों बाद जो है ये शिश्न मुंड भी नहीं ढकता है, यहाँ से शुरू हो जाता है तो ये चारों तरफ से ये ढका रहता है। जिसके आंतरिक भाग पर पेशियां एवं संयोजी ऊतक की बनी 3 स्पंजी अनुलंब पट्टियां उपस्थित रहती हैं, जिसमें 2 अधिक मोटी पट्टियां शिश्न के पृष्ठ एवं पार्श्व भाग पर स्थित होती हैं। इन पट्टियों को कार्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं। इसको एकदम आसानी से समझेंगे हम लोग। शिश्न में 3 पट्टियां होती हैं, 1, 2 और 3। ये मतलब चारों तरफ पाई जाती हैं। ये जो है जो मूत्र मार्ग या जनन छिद्र मूत्र मार्ग होता है, ये चारों तरफ, इसके चारों तरफ पाई जाती है। तो ये एक पट्टी हो गया, दूसरा पट्टी और तीसरा पट्टी। ठीक है, तो मान लीजिए पहला पट्टी, दूसरा पट्टी और ये तीसरा पट्टी होता है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये अनुलंब होता है, ये पेशीय होता है और संयोजिक ऊतकों का बना होता है। इसमें संयोजिक ऊतक पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, जो एक दूसरे पेशियों को या इसमें आंतरिक में जो अंग पाए जाते हैं उसको जोड़ करके रखने का कार्य करता है पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक। और इसमें पेशी से संबंधित होता है ये। इसमें जो है धमनियाँ पाई जाती हैं। जैसे ही ब्लड आता है उत्तेजित होता है और ब्लड आता है तो भर जाता है और मोटा और कड़क हो जाता है। तो इसमें 3 भाग पाए जाते हैं, जिसमें से ये बता रहा है कि कार्पस कैवर्नोसा होता है। ये कार्पस कैवर्नोसा कहलाता है ये भाग, और ये भाग कार्पर कैवर्नोसा होता है जिसमें धमनियाँ उपस्थित होती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। शिश्न के अधर भाग पर तीसरी आकुंचक पट्टी उपस्थित होती है जो मूत्र मार्ग के को चारों तरफ पाई जाती हैं। ये कार्पस स्पांजियोसम कहलाती हैं। देखिए पहले भी मैं बता चुका हूं कि तीसरा जो पट्टियां पाई जाती हैं उसको जो है हम बोलते हैं स्पांजियोसोम, या इसको बोलते हैं स्पांजियोसोम, कार्पस स्पांजियोसोम बोलते हैं। यहाँ पे दूसरी पट्टियां जो पाई जा रही है इसको कार्पस स्पांजियोसोम बोलते हैं। देखिए ये जो है मूत्र मार्ग के चारों तरफ पाई जाती हैं। ये मूत्र मार्ग के चारों तरफ पाए जाते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कार्पस स्पांजियोसोम, मूत्र मार्ग के चारों तरफ ये उपस्थित होती हैं, जिसको स्पांजियोसोम कहिए या कार्पस स्पांजियोसोम कहिए। ठीक है, ये मूत्र मार्ग के गोलार्ध में पाई जाती हैं। ठीक है, ये चारों तरफ इसको घेरे रखता है। ये जो पट्टी होता है ये आकुंचक होता है, यानी कि समय पर मोटा पतला होता रहता है। थोड़ा सा अगर ज़्यादा अगर दबाव पड़ जाए तो थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं, अन्यथा थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ ये पाया जाता है। ज़्यादा नहीं मोटा होता है ये। ठीक है, समय पर ही अपना कार्य अच्छी तरह से ये कर लेता है। तो इस संपूर्ण भाग को हम क्या बोलते हैं, कार्पस स्पांजियोसम बोलते हैं। ये कार्पस स्पांजियोसम है। ठीक है, और जो मूत्र मार्ग के चारों तरफ जो घेरती हैं जो पट्टियां उसको हम क्या बोलते हैं, कार्पस स्पांजियोसम बोलते हैं। इसको कार्पस स्पांजियोसम बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये चारों तरफ से घेरे रखती हैं। देखिए कार्पस स्पांजियोसोम कार्पोरा कैवर्नोसा से आगे निकलकर शिश्न मुंड का निर्माण करता है। देखिए कार्पस कार्पस स्पांजियोसोम कार्पस कैवर्नोसा से आगे निकलकर शिश्न मुंड का निर्माण करता है, अर्थात शिश्न मुंड के पास आकर मिल जाता है और शिश्न मुंड का निर्माण कर देता है। शिश्न की अग्र सतह पर तेल ग्रंथियां उपस्थित होती हैं जो सफेद स्मेग्मा नामक पदार्थ का स्रावण करती हैं। जीवाणुओं द्वारा संक्रमण होने पर इनमें दुर्गंध आने लगती हैं। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग।
मैथुन के समय उत्तेजना होने पर शिश्न धमनी से बहुत अधिक कार्पोरा के भाग में भर जाता है, यानी कि बहुत अधिक रुधिर भर जाता है। यहाँ पर रुधिर लिखना छोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रुधिर भर जाता है और पेशियां शिथिल होने लगती हैं, यानी कि फूलने लगती हैं, जिससे शिश्न फूलकर लंबा और मोटा, कड़ा एवं कड़ा हो जाता है। इसे उत्थान कहते हैं, जो कि मैथुन क्रिया के दौरान योनि में प्रवेश करता है। ये आपको पता होना चाहिए कि धमनी का कार्य क्या होता है। यहाँ जो धमनी दिखाई दे रहा है, तो धमनी का कार्य होता है कि ब्लड, यहाँ पे शुद्ध ब्लड आता है, ठीक है। और मैं इसको समझा रहा हूँ, जरा अच्छी तरह से इसको समझना होगा आप लोगों को। तो जो मैथुन के समय जब मैथुन की बात आती है, लैंगिक संसर्ग यानी कि लैंगिक स्थापित की बात आती है, तो उस समय जब यह तैयार होता है, तो कैसे तैयार होता है, शिश्न कैसे तैयार होता है कि जो इसमें जो धमनी जो पाई जाती है, शिश्न धमनी जो पाई जाती है शिश्न में उपस्थित, ये बहुत अधिक कार्पोरा भाग में ब्लड को भर देती है, ला करके पूरा जो है रुधिर को यहाँ पर पूरा ब्लड को भर देती है। और जैसे ही भरता है, वैसे पेशियां जो है शिथिल होने लगती हैं। शिथिल का मतलब कि फैलने लगती हैं, और जिसमें शिश्न फूल करके एक लंबा और मोटा एवं कड़क हो जाता है। और ये भाग, इस समय की भाग जो होती हैं, इस समय की जो इसमें जो क्रियाएं होती हैं, ये इसको हम उत्थान कहते हैं। संपूर्ण भाग को जैसे ये खड़ा मोटा लंबा हो जाता है, तो इसको हम उत्थान कहते हैं। और जो कि मैथुन क्रिया के दौरान इसे योनि में प्रवेश कराया जाता है। मैथुन क्रिया जैसे ही होता है, इसको योनि में प्रवेश कराया गया। पहले ही बता दिया गया है कि जो नर शिश्न होता है वो जनन से संबंधित होता है, यह एक मैथुन अंग होता है। तो इस तरह से हम लोग आज पढ़े मानव शिश्न। हमें विश्वास है कि आप सभी स्टूडेंटों और भाई बहनों को हमारा पढ़ाया हुआ मानव शिश्न का ये जो अंग है, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि हमारे पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तथा लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।